नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि बाजार में कहां पर एक्शन दिख रहा है और इस एक्शन के मार्केट में आपको करना क्या है, और साथ ही आपको बताएंगे कि आज शाम के लिए आप कहां पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जो कि एग्री मार्केट से जुड़ी हुई खबरें हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं भाविक पटेल, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के, हमारे साथ जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, डीएन पाठक हैं सोपा के ईडी हैं, और पाशा पटेल हैं एक्स चेयरमैन हैं सीएसीपी महाराष्ट्र के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और ताजा खबर ये आई है कि सोयाबीन की फसल को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई गई है। सोपा ने एक रिपोर्ट अभी जारी की है आज ही कुछ देर पहले, और सोपा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसलों में बीमारी और कीटों का हमला है। अचानक भारी बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव का असर दिखा है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसलों पर असर पड़ा है। 10 से 12% फसल को नुकसान की आशंका जताई गई है, और इस बीमारी का नाम है मौजिक। इसमें आप डिटेल में बात करेंगे आखिर ये है क्या, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोपा के ईडी हैं ऑनलाइन पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएन पाठक जी। सर पहले तो आप ये बताएं कि ये ताजा सर्वे में क्या क्या बातें और निकल कर आई हैं क्रॉप डैमेज को लेकर। देखिए, अब हमने ये सर्वे अभी पिछले 2 दिन में किया, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट आ रही थी मीडिया में, खासतौर सोशल मीडिया में, क्रॉप बर्बाद हो गई ऐसा। तो हमने कहा ग्राउंड पे जाके देखना चाहिए। अब हुआ क्या कि पहले थोड़ी सी बारिश कम हुई तो मॉइस्चर सच में खतरा लग रहा था, लेकिन बीच में बारिश हो गई अचानक 21, 22, 23 को एक इतनी ज्यादा बारिश हुई मालवा रीजन में और मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में, और उसके बाद एकदम धूप निकल आई। तो ये 2-3 बीमारियां हैं जो लर्चिंग रहती हैं, सोयाबीन क्रॉप में रहती हैं, उनको ऐसा मौका मिला एकदम ऊपर आने का। उन्होंने 3, 4, 5 दिन में क्रॉप का जो एरियल ब्लाइट है उससे पत्ता खराब होता है। जो दूसरा जो है राइजोक्टोनिया, उससे उसकी जड़ खराब हो जाती है। स्टेम फ्लाई से जो तना है वो उसको बर्बाद कर देता है। अच्छा, ये 3 चीजों ने मिलकर कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारी क्रॉप में ऐसा डैमेज हो गया जो अर्ली सोन क्रॉप थी, पार्टिकुलरली वैरायटीज लाइक GS9560, 9305 एंड 2029। एंड मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान अपनी वैरायटी बोते हैं, जो कोई नोटिफाइड वैरायटी नहीं है, खुद की अपनी बना के चला रहे हैं। 10025 है, 10024 है। इसमें काफी सारा डैमेज हमको दिखा बहुत जगह पे। तो हमने एरिया का सर्वे किया और सारे जिलों में जाके देखा। अभी ये डैमेज और बढ़ सकता है क्या? देखिए, डैमेज जो होना था वो हो गया है अभी, क्योंकि अब और डैमेज बढ़ने की संभावना इस वक्त मुझे नहीं दिखती। अभी जो मौसम है उसके हिसाब से और डैमेज होने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अगले 1 हफ्ते 10 दिन अगर और बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो जो पॉट फिलिंग का और जो ग्रेन मैच्योरिटी का स्टेज है उस पर फिर स्ट्रेस आएगा, तो फिर दैट मे डैमेज मे बी मोर। और अब अगर अभी बारिश होती है, ठीक ठाक टाइम पे होती है, तो डैमेज जितना है उतना रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। कुछ कंट्रोल हो सकता है। अगर किसानों को हमने बोला है, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि कुछ कंट्रोल मेजर्स लें, तो जो कंप्लीट डैमेज हो गया वो तो हो गया, लेकिन जहां डैमेज अभी कम है, जैसे पॉट। उत्पादन कितना कम हो सकता है? क्या आपने जो प्रोडक्शन का एस्टिमेट दिया था 122 लाख टन के आसपास का 2020 में, उसमें आप कुछ रिवाइज कर रहे हैं क्या आप? अब मैं नंबर तो नहीं, देखिए जो मैंने मध्य प्रदेश का उत्पादन का आंकड़ा दिया था, आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर, 58-59 लाख टन का था, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। मुझे लगता है 10 से 12% गिरावट उसमें आएगी मध्य प्रदेश में। तो आप उसको लगा लीजिए 6 लाख, 6, 6.5, 7। सर अब मैं, ठीक है, अब मैं आपसे बड़ा गंभीर सवाल पूछने जा रहा हूं। ये तो आपने खबर बता दी। अब मेरा आपसे एक कंसर्न भी है और शिकायत भी है। 21 अगस्त को आपने पहला जो क्रॉप आपका एस्टिमेट है वो जारी किया था, और मेरे पास रिलीज भी आई है, और उस दिन आपने कहा था कि 58.5 लाख टन के आसपास एमपी में उत्पादन होगा, जबकि उस दिन भी क्रॉप डैमेज की बात नोटिस में थी। और उस दिन ही नहीं बल्कि उससे पहले भी ये चर्चाएं लगातार हो रही थी, और मध्य प्रदेश में ग्राउंड से ये शिकायतें आ रही थी। कुछ राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने शिकायत भी की थी सरकार से, और ये सवाल जब उस दिन आप हमसे इंटरव्यू में जुड़े थे तो मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आपने उस दिन इस खबर को डाउन प्ले किया। और अपनी रिपोर्ट में मैं देख रहा हूं, अपनी रिपोर्ट में आप पॉइंट नंबर 5 में आपने जिक्र किया था उस दिन
कि इन सम स्मॉल पार्ट्स ऑफ खंडवा, नीमच, मंदसौर और इंदौर यहां पर मामूली डैमेज है। चार जिलों का नाम आपने बताया था, लेकिन आज जो आपने सर्वे किया इसमें करीब करीब 8 जगहों का नाम आपने जिक्र किया है। आपको नहीं लगता है कि आप लोगों से एक चूक हुई है? आपको उस दिन भी इसका जिक्र करना चाहिए था प्रमुखता से, जिसको आपने नहीं किया, और आप 2-3 दिन 4 दिन बाद ही इतना बड़ा डैमेज बता रहे हैं। तो आपका जो क्रॉप का एस्टिमेट है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा नहीं होगा सर? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं, वो आप सवाल खड़ा करिए, लेकिन आप देखिए, मैंने उस दिन क्या कहा था कि येलो मोज़ेक की जो बीमारी आप बात कर रहे थे और जो किसान कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे येलो मोज़ेक है, वो नहीं है। मैं उस पर आज भी कायम हूँ। आज भी मेरी रिपोर्ट ये कह रही कि येलो मोज़ेक नहीं है। येलो मोज़ेक का इतना बड़ा तरीका कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो समस्या है जो मैंने अभी बताई है, ये अगर ये स्ट्रेस नहीं होता, अचानक ये जो फॉर्मेशन हुआ है कि एकदम इतनी भयंकर बारिश हो गई, उसके बाद एकदम जो है इतनी तेज धूप निकली, ये 3 जो चीजें जो है तो उससे प्रभावित हुई हैं और उसकी वजह से इतना बड़ा डैमेज हुआ है। अगर ये नहीं होता तो मैं आज भी अपनी क्रॉप को उतना ही बताता जितने पहले बोल रहा था। ऐसी कोई चूक वाली बात नहीं है इसमें, और हम सच बता रहे हैं। ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं पाठक जी, ये बात आपकी नहीं पाठक जी, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि सोपा सोयाबीन की एक बड़ा सोयाबीन का एक बड़ा संगठन है और आपकी रिपोर्ट पर मार्केट की नजरें होती हैं, मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता है, इसलिए जब आपकी रिपोर्ट आती है तो उसमें उसको काफी ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जब उस दौरान भी येलो मोज़ेक की बात आ रही थी, फसल को नुकसान की बात आ रही थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप 3-4-5 दिन और अपनी रिपोर्ट को डिले करते और ये सारी चीजें तहकीकात करके रिपोर्ट में शामिल करते और फिर फाइनल रिपोर्ट देते ताकि मार्केट कंफ्यूज ना हो? मृत्युंजय जी, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये कंडीशन पैदा होगी, एकदम तेज बारिश होगी, उसके बाद तेज धूप निकलेगी और मैं 4-5 दिन रुकता भी तो भी रिपोर्ट तो रिपोर्ट ये वाली आती है। लेकिन उस दिन ना आपको पता था ना मुझे पता था। मैं क्या जोड़ना चाहता हूँ एक बात, ये क्या सोयाबीन की फसल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे इंसान है वैसी फसल होती है। हमको एक दिन में ऐसी भयंकर बीमारी हो सकती है अगर कोई ऐसे हालात हो जाए, और 3 दिन में आदमी के साथ क्या क्या हो सकता है वो आप भी जानते हैं। फसल के साथ भी यही हुआ है सर, उसके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। बीमारी बढ़ सकती है, बीमारी घट सकती है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि 21 अगस्त से पहले भी क्रॉप को नुकसान हुआ था, ये रिपोर्ट हो रही थी और मैंने खुद आपसे ये सवाल पूछा था, इसलिए मैं आज फिर पूछ रहा हूं। उस दिन आपने बहुत ही डाउन प्ले किया था, आपने बोला कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, बहुत ही मामूली है और रिकॉर्ड फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। आपने इनफैक्ट आशंका तक भी जाहिर नहीं की थी कि आगे कोई बड़ा डैमेज हो सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं फिर बोल देता हूँ, मैं आपके जैसे आपने पूछा वैसे बोलता हूँ। 21 अगस्त को मामूली जुकाम था, अब वो 3 दिन में ऐसी स्थिति बड़ी भयंकर, एकदम भयंकर सर्दी पड़ी, उसके बाद भयंकर गर्मी पड़ी, तो वो मामूली जुकाम बदल के अस्थमा में चेंज हो गया और वो है आदमी जो है मरने की स्थिति में आ गया। मैं उस वक्त नहीं बता सकता था। एंड प्लीज बिलीव अस, हम जब कोई सर्वे करते हैं उस पर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, सोपा का कोई रोल नहीं होता, उसमें कोई हमारी पोजीशन नहीं होती, मार्केट अब ऊपर नहीं। मैं तो ये रिपोर्ट अभी भी रिलीज नहीं करता अगर इतनी सारी शिकायतें नहीं आ रही होती सारी प्रेस का, तो मैं अभी रिलीज नहीं करता इसको। ठीक है, चलने दीजिए, बाद में देखेंगे। लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी से और ये जानते हुए कि ये सवाल उठाएंगे आप, और मुझे मालूम था कि मृत्युंजय ये सवाल जरूर उठाएंगे, लेकिन हमको अपना काम ईमानदारी से करना था, हमने किया है। नहीं सर, ये देखिए, सवाल पूछना मेरा काम है और ये सवाल मैं जब आपसे पूछ रहा हूं तो क्योंकि एग्री मार्केट में हमारी पकड़ बहुत जबरदस्त है, जी बिजनेस की पकड़, और लोगों के फीडबैक आते हैं हमारे पास। जिस दिन आपकी रिपोर्ट आई थी उस दिन भी कई लोगों ने ये शिकायत की थी कि सोपा का जो पहला एस्टीमेट आता है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, बाद में रिवाइज किया जाता है। तो लोगों का फीडबैक हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सवाल आपके लिए भी बेहतर सवाल इसलिए है ताकि जो बात आप बता रहे हैं उन लोगों तक पहुंचे, उनका कंफ्यूजन दूर हो। मेरा मकसद पूछने का यही है ताकि तस्वीर साफ हो, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो और आप जो बात बता रहे हैं उसको लोग सुने समझे कि आखिर पूरा माजरा था क्या। तो चलिए, ये अच्छी बात है सर कि आपने बहुत ही डिटेल में बताई कि आखिर उस वक्त आपने ये महसूस क्यों नहीं किया, अब क्यों हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 3-4-5 दिनों में डैमेज यहाँ पर ज्यादा बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया डीएन पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी डिटेल रिपोर्ट हम तक शेयर करने के लिए। लेकिन आज दूसरी खबर भी सोयाबीन से, और सोयाबीन तो है ही, उसके अलावा बाकी कमोडिटी से भी जुड़ी हुई है। और खबर यह है कि जो जीओएम कमोडिटी होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कमोडिटी, उसके इंपोर्ट पर शिकंजा कसा गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से। और उसमें कहा गया है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसका इंपोर्ट नहीं होगा और नॉन जीओएम का सर्टिफिकेट लेना अब इंडिया में जरूरी होगा। ये कितनी बड़ी खबर है भारतीय किसानों के लिए जो खेती करते हैं सोयाबीन की, दलहन की। इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाशा पटेल हैं,
फॉर्मर चेयरमैन है सीएसीपी महाराष्ट्र के, और इन्होंने ही सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, सरकार को लिखा था कि ये होना चाहिए कि जो जीओएम कमोडिटी है उसके इंपोर्ट पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो पाशा पटेल जी, क्या इंपैक्ट होगा इसका, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। पाशा पटेल जी, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो जीएम फूड इंपोर्ट पर एफएसएसएआई ने नकेल कसी है, आपने ही इस मुद्दे को सबसे पहले सरकार के सामने रखा था, इसका क्या फायदा होगा किसानों को? देखिए, मैं 15 फरवरी को एफएसएसआई के चेयरमैन चित्तरानी मैडम को मैं एक निवेदन दिया था, और उस निवेदन में ये कहा था मैंने कि जीएम सोयाबीन हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है। अब देखिए, कुछ मुल्कों में हम अगर किसी देश को भेंट देने जाते हैं तो वहां पे हम फल तक नहीं लेके जा सकते, इतने कॉन्शियस है वो सारे देश। लेकिन हमारे पास जो वो जीएम है कि नॉन जीएम है ये भी पता नहीं चलता। हमारे देश में नॉन जीएम परमिशन नहीं है, सिर्फ तो जेनेटिक मॉडिफाइड को परमिशन नहीं है, सिर्फ हम सिर्फ नॉन जीएम ही सकते हैं। हमारे देश के किसानों को एक तरफ नॉन जीएम बोलने का और जीएम दूसरे देश से इंपोर्ट करने का, तो भी रास नहीं आ रही थी बात। ठीक बात है। तो सर, फार्मर को, किसानों को इससे क्या फायदा होगा? जो किसान खेती करते हैं सोयाबीन की, दलहन की, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इसका? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, लेकिन महत्वपूर्ण खबर यही है कि 1 जनवरी 2021 से जेनेटिकली मॉडिफाइड कमोडिटी का इंपोर्ट नहीं होगा। दलहन, मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन के लिए ये नियम लागू होंगे। 24 कमोडिटी के लिए नियम लागू किए गए हैं। लिस्ट में कई सब्जी और फलें भी शामिल हैं, और जीएम फ्री सर्टिफिकेट के बाद ही भारत में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। भारत में जरूरी होगा नॉन जीएमओ का सर्टिफिकेशन। चलिए, ये महत्वपूर्ण खबर हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आज के बाजार में आपको करना क्या है और किस तरह का ट्रेड आपके लिए फायदे का सौदा होगा। इस पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट में कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इस पर बातचीत करने के लिए, भाविक पटेल और जिगर त्रिवेदी। आज शाम के लिए जिगर त्रिवेदी जी, गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए? मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में हमने लगातार 3-4 दिनों से वन वे सेलिंग प्रेशर देखा हुआ है। यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड को लेकर शायद बातचीत भी हुई है। डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ी बहुत मजबूती भी देखी है। आई थिंक किसी भी उछाले पे यहाँ बिकवाली का ही रिकमेंडेशन दिया जाएगा। गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट चल अराउंड 51,100 इज स्टॉप लॉस एंड 50,800 दैट्स टारगेट। अच्छा, ठीक है। भाविक पटेल जी, आपका व्यू चांदी के ऊपर क्या होगा? आज शाम के मार्केट में अगर कोई सिल्वर में ट्रेड करना चाहे, चांदी में ट्रेड करना चाहे, तो आप उनको क्या राय, क्या सुझाव, क्या सलाह देंगे? गुड इवनिंग ऋतिजय जी। देखिए, अगर 4 दिन से अगर हम देखें तो लगातार चांदी में बिकवाली हो रही है, और आई थिंक कल जो जैक्सन मीट में आई थिंक पावेल की जो स्टेटमेंट आने वाली है उस पे लोगों की खास नज़र रहेगी, और आई थिंक थोड़ा बहुत बेरिश ही रहता है। और अगर 4 दिन पे सिल्वर की पैटर्न भी देखें तो वो हाई के करीब आती है इवनिंग सेशन में, और उसके बाद वहाँ से बिकवाली हो जाती है। तो आज के दिन भी आई थिंक 64,600 के करीब आती है, तो आई थिंक इट इज़ राइट लेवल के वहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो 64,600 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 65,100 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट रख सकते हैं 63,500 का। इंट्राडे भी आई थिंक बिकवाली का ही मेरा व्यू है। आई थिंक जब तक 65,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक सेल साइड ही बने रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब अगला, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है रोहित का। पूछिए रोहित जी। हाँ सर, सोयाबीन और चने में क्या लगता है सर? सोयाबीन और चने में क्या लगता है, बताइए जिगर। आज तो बहुत बड़ी तेजी आई सोयाबीन में, 100 रुपए से ज्यादा की मजबूती। चने का भाव भी बढ़ा है। आगे क्या लगता है इन दोनों कमोडिटी में?
मृत्युंजय, मुझे लग रहा है आज जैसा कि आपने बताया चना और सोयाबीन दोनों में हमने एक अच्छी सी एक बाइंग मोमेंटम देखी है। सोयाबीन सितंबर मुझे लग रहा है 3990 4050 भी आ सकता है। अगर कल के दिन में हम 3910 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सके दैट वुड बी बेटर। आई थिंक सोयाबीन में कल भी हमें बाइंग मोमेंटम ही देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है यहाँ पे 4000 4050 के लिए जा सकते हैं। चना सितंबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 4600 पे क्लोज हुआ है। आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ पे भी चने में अगर हम देखें तो 4480 4520 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले तो फिर अगर 2 या 3 दिनों में हमें यहाँ पे 4680 4720 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये नजर रखें आप सोयाबीन और चने पर। अगला सवाल है हर्षद का, पूछिए हर्षद जी। हेलो हेलो जी जी पूछें। सोयाबीन को पूछना था, सोयाबीन क्या 4100 को क्रॉस कर देगा? चलिए, अभी हम इनफैक्ट उसी की बात कर रहे थे, लेकिन आपका व्यू क्या है भाविक? 4100 के ऊपर सोयाबीन का भाव जाएगा क्या? देखिए, अभी तो सोयाबीन की जो तेज़ी हमने देखी है वो ज़्यादातर फंडामेंटली है कि जो क्रॉप डैमेज हुए और उसके बाद भी जो स्टेम फ्लाई का अटैक हुआ है मध्य प्रदेश में, तो उसकी वजह से ही प्राइसेस अपसाइड दिख रही है। और आई थिंक जिस हिसाब से मोमेंटम भी चल रहा है तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 4100 के अप नहीं तो एटलीस्ट 4500 से 4100 तक तो ज़रूर देखना चाहिए। आज भी अगर देखें तो बार सर्किट पे ही खुला क्लोज हुआ था, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म पे एटलीस्ट 4100 का टारगेट लेके चलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है अमोल का हरियाणा से, पूछिए अमोल जी। सर वो सक्षम है जी, मेरे में किसान बोल रहा हूँ 100 कुंटल। हेलो जी 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 पूछें। 100 कुंटल सक्षम है जी मेरे पास, किसान बोल रहा हूँ जी मैं हरियाणा से। अच्छा, सरसों, ठीक है ठीक है ठीक है, आप किसान हैं, आपके पास सरसों का स्टॉक है 100 क्विंटल का। तो जिगर इसमें स्टॉप लॉस नहीं बताना है इसमें कोई लेवल उस तरह से नहीं बताना है फ्यूचर मार्केट के लिहाज से। स्पॉट में हाजिर बाजार में इनके पास सरसों का स्टॉक है, बताइए अभी रखें या बेच दें? आगे दाम बढ़ने वाले हैं क्या? मृत्युंजय, आई एम रियली सॉरी, फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑयल कॉम्प्लेक्स को ट्रेड यहाँ पे फॉलो नहीं करता हूँ। बट यस, आज के दिन में अगर हम देखें तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है। आप बताएं मस्टर्ड में आगे तेजी या मंदी? मुझे अभी भी थोड़ा बहुत तेजी लग रही है क्योंकि जो नाफेड की प्राइस राइज है वो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। दूसरा अगर देखें तो अभी थोड़ा सीजनल डिमांड भी है और फेस्टिवल जो इस हिसाब से आ रहा है तो इस हिसाब से भी लग रहा है कि मस्टर्ड के प्राइसेस आगे जाके थोड़े बढ़ सकते हैं। और अगर ज़्यादा बारिश भी हो सकती है तो भी बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर अगर किसान देखें तो अभी 7 महीने के बाद नया माल आने वाला है, तो उसकी वजह से और ये मस्टर्ड बिगड़ता भी नहीं है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तब तक ऐसे ऐसे मार्केट में लोग मस्टर्ड बेचने जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ा होल्ड कीजिए, मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी थोड़ा बहुत 5300 5250 के करीब आता है तो वहां पे वो लोग शुरू करना चाहिए बेचना अपना फिजिकल माल। ठीक है, अगला सवाल है हर्षवर्धन गुप्ता का, पूछिए गुप्ता जी। हमें चांदी पर राय चाहिए। चांदी पर आपको राय चाहिए, ओके, बताइए जिगर चांदी में क्या आगे लगता है आपको प्राइस? आई थिंक इंट्राडे का ही व्यू चाहिए उनको यहाँ पे, सो आई टेक इट एज इंट्राडे कॉल। आई थिंक यहाँ पे सेंटिमेंट्स बेरिश है इंट्राडे में, एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं। 64,250 के प्राइसेस भी आते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, वन शुड गो शॉर्ट 64,450 स्टॉप लॉस एंड आई सी प्राइसेस कमिंग टू 63,850। मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में ये करेक्शन का दौर कंटिन्यू रहेगा। 63,850 800 भी आ सकते हैं एक या 2 दिनों में, बिकवाली करके चल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर नेक्स्ट मंथ का कॉपर का अप और लो बताने का कष्ट करें सर, नेक्स्ट मंथ का अप और लो टारगेट। अच्छा, अगले महीने का आप कॉपर का मतलब दोनों प्राइस आप जानना चाहते हैं कि नीचे में कहां तक ऊपर में कहां तक, बताइए भाविक।
देखिए अगला महीना मतलब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का आई एम एज्यूमिंग, तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे नीचे 500 तक ही सपोर्ट दिख रहा है। आई थिंक 500 एक अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर का अगर लेवल ज़्यादा से ज़्यादा देखो तो 545 से 550, ये दो लेवल है। अभी भी आई थिंक कॉपर पॉजिटिव है जब तक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 510 या 500 के नीचे नहीं जाता। आई थिंक कोई भी लॉन्ग पोजीशन है जब तक 500 के नीचे नहीं जाती तब तक होल्ड कर सकते हैं, 500 के नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है राजकुमार का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए राजकुमार जी। हाँ, ग्वार सीट के बारे में पूछें। ग्वार के बारे में आप जानना चाहते हैं। भाविक बताइए, ग्वार का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए ग्वार का मार्केट अभी भी थोड़ा बुलिश है। अगर ऐसे देखें तो डिमांड जो ऑयल एक्सप्लोरेशन यूएस और चाइना से है वो थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है, और एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो यूरोप में है उसमें भी थोड़ी बहुत डिमांड आ रही है, और आगे जाके आई थिंक सितंबर के बाद भी शायद इंपोर्टर से डिमांड आ सकती है। और दूसरा जो फंडामेंटल फैक्टर पॉजिटिव के जो अनइवन स्प्रेड है राजस्थान में बारिश का, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस में पॉजिटिव फैक्टर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर देखें तो प्राइसेस कब से ऊपर ही चल रहे हैं। ऊपर मैक्सिमम अभी लग रहा है कि ये रैली 4300 तक जाएगी। एक बार 4300 के करीब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ी बिकवाली आ सकती है। पर शॉर्ट टर्म जब तक 4000 के नीचे नहीं जाता है तब तक 4300 के टारगेट से होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ठीक है, गोपाल हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पूछिए गोपाल। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 53,500 पे एक लॉट गोल्ड का बाय किया हुआ है, तो मैं कहाँ तक रुकूं और ये रेट कब तक आ जाएंगे? अच्छा, 53,500 पर आपने एक लॉट गोल्ड खरीदा है। जिगर जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए, क्योंकि भाव तो काफी नीचे आ गया है, तो क्या करना चाहिए इनको अब? 53,500 पे इन्होंने गोल्ड खरीदा है। 50,750 चल रहा है। सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है। अगर कॉमेक्स गोल्ड $1900 को ब्रेक करता है तो नीचे और चला जाएगा। 1880 1865 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है यहाँ पे। सो आई थिंक अगर कोई उछाल आ गया मार्केट में 51,100 51,200 विच इज़ क्वाइट अनलाइकली एज ऑफ नाउ, आई थिंक यहाँ पर निकल जाना ही बेहतर रहेगा। उनके प्राइसेस 53,500 अभी इन नियर टर्म आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में। सो आई थिंक इट्स टफ कॉल, बट एग्जिट करना ही थोड़ा एडवाइजेबल रहेगा यहाँ पे। ठीक बात है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सिंक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो 194.80 पे बाय कर सकते हैं, 197.30 के टारगेट और 193 के स्टॉप लॉस। ओके, आपकी कॉल जिगर। सितंबर कॉपर बाय 518 515 स्टॉप लॉस 524 इज टारगेट। ओके, आपकी आखिरी कॉल। नेचुरल गैस सितंबर बाय कर सकते हैं 192.50 से 193 के करीब। टारगेट रख सकते हैं 197.50 का और स्टॉप लॉस 187 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और जिगर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।